हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए ज्योग्राफी के टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से नंबर ला सके। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी इसको मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह सेट 5 है और आपने एक सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप सेट बाय सेट देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बेहतरीन तरीका से नंबर ला सकते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सेट 1 से लेकर 10 तक जरूर देखिए, क्योंकि 10 के से 10 सेट आपके लिए बहुत ही MVBI है। अगर आप पूरा के पूरा सेट देख लेते हैं और समझ लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो आपको समझा के पढ़ाएंगे ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा जा सके, ठीक है। इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक निर्माण उद्योग की विशेषताओं को लिखे। ये जो आधुनिक निर्माण आपसे किस काल में रह रहे हैं, आधुनिक काल में, ठीक है। और इसमें जो निर्माण हो रहा है, कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में विशेषताओं को लिखना है। तो चलिए यहाँ से आंसर देखते हैं क्या बोला है कि यंत्र की सहायता से कच्चे माल को अधिक उपयोगी बनाया जाता है। क्या मतलब, जैसे जो भी चीज़ हो गया, लोहा वोहा हो गया, ये सब कच्चा माल हो गया, ठीक है। और उसको क्या चाहिए, यंत्र के सहायता, जैसे मशीन वशीन हो गया, उनके सहायता से या सहयोग से बनाया जाता है, उसे हम आधुनिक निर्माण उद्योग कहते हैं। तथा इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं यंत्र की जो निम्नलिखित है आधुनिक काल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो विशेषता है, वस्तु के निर्माण में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु, कपड़ा वपड़ा हो गया, उद्योग हो गया, चाहे लोहा उद्योग हो गया, चाहे कोई भी नट बाल्ट देखते हैं, ये सब क्या है, यंत्र की सहायता से बनाया जाता है। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, बड़े पैमानों पर पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब पैसा वैसा हो गया, श्रम मतलब कोई वर्कर होना चाहिए जो काम हम करने वाला हो, उसे हम श्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए, इसमें कम लागत में अधिक माल तैयार होता है। इसमें क्या होता है कि कम लागत है, कम पैसा लगता है और क्या होता है, अधिक माल तैयार होता है। कब, जब इसका जो मशीन सेट हो जाता है तब। या तो वर्कर आप रखिएगा तो उसमें आपको बहुत ही खर्चा लगेगा, लेकिन मशीन के जो माध्यम से आप काम कीजिएगा तो उसमें बहुत ही कम लागत होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार भी पूछा जाता है। तो चलिए 1 नंबर आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और आपके भी माइंड में पूरा बढ़िया से हम सेट कर दिए होंगे। चलिए इसमें चलिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि जल विद्युत का विकास उत्तर भारत में ही क्यों हुआ था। देखिए जल भारत में थे, जल विद्युत मतलब जो विद्युत का जो उत्पादन हुआ था ये उत्तर भारत में ही क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है। सबसे पहले इसके कारण को समझेंगे। तो जल विद्युत विकास का उत्तर भारत में निम्नलिखित कारण, इसका जो निम्नलिखित कारण है जो कि इस प्रकार आपको दिया गया है 1, 2, 3, अगर ये आप लिख देते हैं तो 2 नंबर या तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये 5 नंबर में भी काम आ सकता है और 2 नंबर में भी काम आ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक नंबर देखिए, 1 नंबर में कह रहा है उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा है। क्या, उत्तर भारत की जो नदियाँ क्या सदा नीरा है, जो गहरी घाटियों से गुजरती, किसके, गहरी घाटियों से, मतलब गहरा जो जगह होता है ना उस घाटियों से गुजरती है, ठीक है। एक हो गया आपकी जो नदी उदी होती है उसके गहरा से गुजरती है। उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पहाड़ से निकलती है जिस पर बांध बनाना आसान है। जिस पर क्या होता है, बांध बनाना आसान है। ये जो उत्तर भारत है वहाँ पर क्या होता है, हिमालय पहाड़ से निकलती है जहाँ पर बांध बनाना आसान है। उत्तर भारत की नदियाँ उपजाऊ भूमि एवं औद्योगिक प्रदेश से गुजरती है जिसके कारण वहाँ विद्युत की मांग ज़्यादा है। और भी कोई कारण है, नहीं, अब कोई कारण नहीं। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जल का इसका जो है ना विद्युत का क्यों कारण है। विद्युत का मतलब क्या था, बिजली। अब बिजली का उत्पादन क्यों किया जाता है, नदी जहाँ पर पानी ज़्यादा खासकर होता है, आपको पता होगा कि पानी जहाँ पर रहता है ना वहीं से ज़्यादा खासकर बिजली का उत्पादन होता है। और क्या है कि उत्तर प्रदेश में इसकी मांग ज़्यादा है उपजाऊ के लिए चाहे हम खेती उती करेंगे तो उसमें भी चाहिए बिजली का, क्योंकि पानी उनी पटाना रहेगा। साथ ही साथ आपके घर में भी बिजली की ज़रूरत होती है। तो यही लिए ज़्यादा खासकर किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खासकर किया गया, उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं बोला, उत्तर भारत में बोला। तो यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में, और ये 3 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर में कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है। ये जो व्यापार जो संतुलन होता है इसका भी और इसका भी ये संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है और क्या है इसके बारे में आपको समझना है। चलिए अब यहाँ से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात व निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके 3 मुख्य स्रोत हैं। देखिए अब इसके बारे में समझिए कि सर आयात निर्यात क्या होता है। आयात या निर्यात क्या, आयात या निर्यात का अर्थ होता है कि किसी देश से सामान भारत में आया, जैसे मान लीजिए भारत में आया
और ये अमेरिका में गया, तो किसी में आयात हो रहा है तो किसी में निर्यात हो रहा है। भारत में गया तो इधर इधर से आया तो इधर, ये आयात और निर्यात हो रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। और दोनों का जो व्यापार है क्या है, बराबर है, मतलब इसका भी घाटा नहीं हो रहा है व्यापार, मतलब अमेरिका को भी घाटा नहीं हो रहा और भारत को भी घाटा नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, व्यापार संतुलन है। लेकिन इसके कुछ आदे है, जैसे 1 नंबर में, यदि आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो उसे प्रतिकूल कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि आयात मतलब आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो प्रतिकूल होता है। यदि आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो तो उसे हम अनुकूल कहते हैं। ये भी हो गया। यदि आयात व निर्यात दोनों बराबर हो तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अभी तो जस्ट बताया कि जो दोनों चीज़ व्यापार हो, इसका भी व्यापार है ना संतुलन में और इसका व्यापार भी संतुलन में है, मतलब इसका भी घाटा नहीं हो रहा और इसका भी घाटा नहीं हो रहा, तो दोनों का व्यापार संतुलन है, तो दोनों आदि व्यापार करने में और अच्छा खासा रहेगा। और आयात का मतलब होता है कि आना, ठीक है, जैसे अमेरिका से कोई हो गया, आयात का अर्थ क्या होता है कि अमेरिका की जो चीज़ है ना भारत में है तो आयात हो गया, और यहाँ से जो सामान भारत से भेजा अमेरिका तो निर्यात हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए वेरी, आपसे कमेंट कीजिए कि आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा आपसे कमेंट आ रहा है कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे चले बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उपग्रह संचार क्या, इसके 3 लाभ बतावे या लिखिए या इसके बारे में बताइए। तो उपग्रह संचार का अर्थ होता है कि संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। देखिए अब इसके बारे में समझिए, जैसे आप अभी पढ़ रहे होंगे झारखंड में होंगे, कोई होगा बिहार से होगा, अब हम है कहीं बिहार से हैं, ठीक है, मान लीजिए, और हमको झारखंड से बात करना है, झारखंड लिख देते हैं और ये बिहार लिख देते हैं, ठीक है, और बिहार से बात करना है, कैसे बात करेंगे, मोबाइल के जरिए, यहाँ पर संचार के माध्यम से बोला था कि हम जो संदेश भेजेंगे, भाई कैसा है, हाय हेलो और तुम कैसे हो, ये सब बात करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये संचार के माध्यम से आपस में जो बातचीत हो रहा है ये हमें संचार के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, संचार मानव जीविका का विभिन्न भाग बन गया है। जो संचार है ना वो मानव का एक भाग बन गया है, वही आप बहुत काम करने लगा। कौन संचार, एक दूसरे देश से मैसेज में जल्दी कुछ बात हो जाता है। इसके बिना विकास संभव नहीं है, और इसके बिना, इंटरनेट के बिना विकास संभव नहीं। इंटरनेट मान या तो संचार माने, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इंटरनेट है तभी तो आप मैसेज कर पाते, अभी हम आप सबको पढ़ा पा रहे हैं, नहीं तो अगर इंटरनेट नहीं रहता तो आप सबको कभी नहीं पढ़ा पाते हम। ठीक है, क्योंकि हम मानव संचार का प्रयोग अंतरिक्ष के माध्यम से कर पा रहे हैं। अंतरिक्ष आप तो जानते हैं कहाँ से होता है, कि आपको आकाश से और ऊपर होता है, कि अंतरिक्ष से हम क्या करते हैं, कर पाते हैं, और ये सैटेलाइट लगा रहता है, उसी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, आप सबसे बात कर पाते हैं, आप सबसे पढ़ा पाते, आप सबको पढ़ा पाते, आप सबसे कुछ अच्छा सा मोटिवेशन दे पाते। ठीक है, अतः इसे हम संचार उपग्रह कहते हैं। इसके 3 मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। यहाँ पर लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ क्या होना चाहिए, लाभ। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या है, संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र क्षमता के साथ प्रयासरन करता है। मतलब जो है ना तीव्र क्षमता से प्रयासरन करता है, मतलब जो अंतरिक्ष में है वो अच्छा खासा से कार्य करता है, ये भी समझ सकते हैं। इसके दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। ये जो अंतरिक्ष से जुड़े होते हैं संचार, वो पूरे दुनिया से, जैसे बिहार हो गया, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, रूस, उत्तरी अमेरिका, ये सब क्या हो गया, इन सभी से जुड़ा हुआ है। कौन, ये हमारे संचार। जैसे मान लीजिए हमें अमेरिका से बात करना है तो हम किस प्रकार की अमेरिका से बात करें, संचार के माध्यम से करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखने पर यह स्थिर दिखता है, और यह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर देखिएगा तो यह स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आपको लास्ट में हम जरूर बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा वीडियो आने वाला है। ठीक है, और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपको जरूर बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सार्क क्या है, सार्क क्या है इसके बारे में बताइए। तो सार्क के बारे में आपको बताना है कि सार्क क्या है। तो आप सब जानते हैं कि सार्क की स्थापना जो होती है 1985 में होती है। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, सार्क दक्षिण एशिया के दोनों देशों का क्षेत्रीय संगठन, किसके, सार्क दक्षिण एशिया के दोनों देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, और ढाका की राजधानी ढाका का मुख्यालय कहाँ था, काठमांडू में है। ठीक है, इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू में है। इसमें कुल 8 सदस्य देश, जैसे फर्स्ट में हो गया भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये क्या है, हमारे 8 देश हैं।
पहले था कितना 7, लेकिन अफगानिस्तान बाद में जुड़ गया है, जो कि अफगानिस्तान पहले नहीं था, बाद में ये जुड़ा है। तो ये जो सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1985 में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ये ऑब्जेक्टिव बन गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। क्या होता है इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो ढाका में हुआ था। ढाका के बांग्लादेश में, कहाँ पर, वहाँ हम आपको पढ़ाए हुए भी है। ढाका की स्थापना कहाँ होती है, तो ढाका की स्थापना को 1950 में, और कहाँ हुआ था, तो ढाका के बांग्लादेश में। और इसमें कुल कितने सदस्य जैसे, तो 8 है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। किसके, तो ये हमारे नेपाल बोल सकते हैं, या तो सार्क की तो काठमांडू है, ठीक है। और ये भारत में सबसे 8 से सदस्य है। भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, ये आपके 8 सदस्य देश है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप जरूर याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि पृष्ठ परिवेश क्या है। तो पृष्ठ परिवेश का अर्थ होता है कि बाहरी क्षेत्र से लगाओ जब प्रौद्योगिकी की मदद से किसी अनुपयोगी क्षेत्र का उपयोगी बनाई जाती है, हम उसे पृष्ठ देश कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे याद कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बता सकते हैं और कुछ, तो चलिए 7 नंबर की आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में समझिए। तो आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो अन्य उद्योगों के निर्माण एवं परिचालन में आदान होना चाहिए, यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, जैसे लोहा उद्योग, कोयला उद्योग आदि। जैसे मान लीजिए आधारभूत उद्योग क्या होता है, देखिए समझिए। आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो अन्य उद्योगों के निर्माण एवं परिचालन में आदान प्रदान, मान लीजिए कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है, और किसी को चाहिए लोहा हुआ, तो लोहा हुआ के बदले में कुछ उसको देना भी जरूरी है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक इधर से आदान हो रहा है, इस इधर से, तो इधर से दोनों के आपस में जो मिलजुल होगा उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, जिसमें आदान प्रदान किया जाता है ज़्यादा खासकर, ठीक है। चलिए आगे चलिए बहुत बढ़िया। और ये आपके 8 नंबर क्वेश्चन की कोको क्या है, ये कोको क्या होता है, ये कोको क्या होता है, इसके बारे में समझिए। कोको एक पौधा है, क्या है कोको, एक क्या है, एक पौधा नामक पदार्थ है। कोको का आप जानते भी होंगे, जिसे आप कोको चॉकलेट में देखते हैं ज़्यादा खास, जिसका उपयोग चॉकलेट जैसे पदार्थ में किया जाता है। चॉकलेट जैसे यह पौधा के बीज से तैयार किया जाता है, इसका उपयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। ये जो कोको है, इसका जो उपयोग किस लिए, दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, साथ ही साथ चॉकलेट जो खाते हैं उसके लिए भी बनाया जाता है। और यह एक प्रकार क्या है, बीज जैसा पौधा है, जैसे आप आम के पेड़ देखते हैं और अमरूद के पेड़, इसी प्रकार ये सब रहता है, ठीक है। ये आपके लिए कोको का हो गया। और आप सब 8 तक तो देख लिए हैं और 8 क्वेश्चन तक देख लिए। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट को यही कहेंगे कि आप 1 से लेकर 10 के 10 सेट जरूर देखिए, और हो सके तो रिवाइज करने के लिए एक बार और देख लीजिएगा, और हो सके तो अपने कॉपी में नोट करिए, और हो सके तो याद करते हुए या समझते हुए चलिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और हो सके तभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पैसा कोई लगता नहीं, और लाइक तो बनता ही है, डबल स्टार मार्क लगा के लाइक देके जरूर जाइएगा, ठीक है। और ये आपके 9 नंबर क्वेश्चन जो कि अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 5 नंबर का है, कितना 5 नंबर का है कि जल प्रदूषण क्या है, इसके बचाव को लिखिए। अब देखिए जो जल प्रदूषण हो रहा है इसके बचाव, देखिए आए दिन क्या हो रहा है कि जल का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही साथ कचरा बचरा सब चीज़ का हो रहा है ना, कि बहुत ही गंदी फैलता जा रहा है। और ज़्यादा खासकर बिहार में तो और खासकर दिखेगा, क्योंकि सड़क उड़क भी ठीक नहीं रहता है और यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा फैलता ही रहता है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे तो कि आपके लिए बहुत पढ़ना जरूरी है कि जल प्रदूषण हानिकारक पदार्थ मिल जाने के कारण होता है। किसके, जो जल प्रदूषण होता है, हानिकारक पदार्थ क्या, पॉलीथीन वोलीथीन हो गया, ये सब क्या है, हानिकारक पदार्थ। उनके मिल जाने से क्या होता है कि एक प्रदूषण हो जाता है। जैसे शहरी कचरा, औद्योगिक कचरा, मेडिकल कचरा एवं घरेलू कचरा के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। मान लीजिए जो घर में आप काम उम करते हैं, वहाँ पर हो गया लहसुन प्याज ये सब आप धरते हैं, यह कचरा होगा। जी आपके खाना वाना खाए, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी चीज़ मंगवाए, और उसमें जो पॉलीथीन जो बचता है वो आप कचरे में फेंक देते, पानी उन्हीं घरेलू में, जैसे आप नदी पोखरी में फेंक देते होंगे। ये क्या हो रहा है, ये जल को प्रदूषण में कर रहा है। औद्योगिक कचरा, जैसे आप मान लीजिए कोई कारखाने में काम करे और वहाँ पर से जो भी चीज जो निकलेगा वो आप क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। ये हो गया मेडिकल कचरा, ये भी एक बार घरेलू कचरा तो आपको बताए हैं। शहर के कचरे तो और खासकर कुछ कह ही नहीं सकते शहर के कचरे के बारे में, उसके बारे में तो बताइए मत। इसकी जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और धीरे धीरे यह जल प्रदूषण में बदल जाता है। जैसे इसके बचाव के लिए अनेक कारण हैं, कुछ बचाव इस प्रकार है। औद्योगिक कचरा को शोधन
करके नदी में प्रवाह करना चाहिए। मतलब शोधन करके मतलब इसे साफ सुथरा करके बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। शहरी कूड़ा कचरा को शोधन करके नदी में प्रवाह करना चाहिए। सेम टू सेम दोनों एक ही है, ठीक है। नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग करना। डिटर्जेंट एक डिटॉल का अधिक आता है, दवाई का नाम है, जो है ना जल प्रदूषण को खराब करने में मदद नहीं बचाने में मदद करते। सॉरी, क्या होता है कि जो जल का होता है ना कि पानी खराब हो जाए उसको बचाने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। नदी में किनारे मूल मूत्र त्याग न करना। मतलब ये होता है कि जो नदी उदी हो गया उसमें गाय पशु आदमी जो होता है ना मल मूत्र उसका त्याग कर देना चाहिए। नहीं कि आप उसमें जाए नदी में और पूरा मल मूत्र करके और यहाँ से हम पूरा के पूरा उतना दूर का जो एरिया है वहाँ के हम पूरा को बर्बाद करते, तो वो पानी कोई पीने लायक नहीं होगा। पशुओं को नदी स्नान नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ आप देखते होंगे गाँव में जैसे कोई जानवर हो गया, भैंसी हो गया, गाय हो गया, ये सब आपके क्या हो गया, ये सब जानवर है, तो उन सबको नदी में नहीं नहाना चाहिए। घरेलू कचरा को नदी में प्रवाह नहीं करना चाहिए। अभी जो घरेलू कचरा है उनको नदी में प्रवाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम जल संसाधन को सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे आते समय ये जल प्रदूषण बहुत ही बड़ा विशाल रूप धलेगा और हम सबका जान खतरे में पड़ जाएगा। तो आपसे इसे संचय जरूर करें और अपने कचरे को जरूर बचाएं, ठीक है। और ये आपके लिए हम कह दें कि 5 नंबर का आएगा तो आएगा, ज़्यादा खासकर चांस है, ठीक है। और ये आपके 10वां नंबर प्रश्न है कि सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, जो कि अभी ये भी 5 नंबर का ही है। तो चलिए, सहकारी कृषि 2 देशों से मिलकर बना है। किसे? 2 देशों से मिलकर बना है। इसमें सह का अर्थ सहयोग होता है। क्या होता है? सह का अर्थ क्या होता है? सहयोग। और कार्य का अर्थ होता है कार्य, मतलब सहयोग से जो कार्य होता है ना उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। अर्थात सहयोग से कृषि करना सहकारी कृषि कहलाता है, ठीक है। इसमें किसान अपनी इच्छा के अनुसार भूमि तथा संसाधन की एकत्र करके एक स्थान का निर्माण करता है। यहाँ पर संसाधन होना चाहिए, करता है। देखिए, मान लीजिए जो किसान है, आपके पिता जो कोई भी हो, ये किसान है, ठीक है। और इसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि हमें ये चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई अच्छा खासा बीज है तो उसे वे बीज ही मिलना चाहिए। क्यों? आपको किसान को कृषि करने के लिए, तो ये अच्छा खासा बीज उपजा सकते हैं। चलिए, तथा इसमें मिलजुल कर फसल उगाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक आदमी नहीं, 5, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, जितना आदमी मिल जाए वो सब मिलकर इसको उत्पादन करते हैं। इस प्रणाली में कृषि का समूह स्वामित्व पाया जाता है। स्वामित्व पाया जाता है। इसमें जो समूह होती है उसमें अभी जस्ट बताए कि 50, 100, 150 जितना हो जाए ये रहते हैं। इसकी शुरुआत 1904 में हुआ था। किसकी? ये हमारी सहकारी कृषि की हुआ था। यह कृषि विश्व के कुछ ही देशों में प्रचलित है। जैसे डेनमार्क, आपके सहकारी कृषि कहाँ पर चले थे? तो सबसे पहले आपको डेनमार्क लगाना है अगर ऑप्शन में रहे तो डेनमार्क, जो कि आपके मॉडल पेपर में आपकी बार आया भी था। और इसका स्विट्जरलैंड हो गया, आपके स्वीडन और इटली। और यह कृषि सफलतापूर्वक चल रही है। और यह जो कृषि है ना, क्या हो रही है, यह अभी भी सफलतापूर्वक चल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आगे दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन आपके स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम कह देते हैं आने का ज़्यादा चांस है, जो कि अच्छा है। और ये खासकर देखिए, हम जब भी बताते हैं कि भूगोल पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आप अध्ययन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो जल प्रदूषण जो है भूगोल के बारे में थोड़ा सा बताएगा, तो जल के बारे में आपको तो ज़्यादा खासकर पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही डबल स्टार मार्क से भी ज़्यादा है। कोको थोड़ा सा कम है, आधारभूत उद्योग ये भी थोड़ा है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये सार्क आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, और ये आपके लिए उपग्रह, ये संचार, ये भी ठीक है कि हम संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और ये सब के बारे में हमें जानकारी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया व्यापार संतुलन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम व्यापार अमेरिका से कर रहे हैं और ये भारत से कर रहे हैं, उसके व्यापार में क्या संतुलन होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जरूर पूछना चाहिए, ठीक है। और पूछेगा भी, ठीक है। और ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट कि उत्तर भारत में ही क्यों विद्युत का जो उत्पादन किया गया, उत्तर भारत में क्यों, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। निर्माण में थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार नहीं, फर्स्ट स्टार जरूर दिए हैं, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। और आप सबके लिए आप देखिए क्या लाने वाले हैं कि आप सेट क्या आएगा 6, क्या आएगा सेट 6, जो कि अगर आप देखना चाहते हैं सेट 6 तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो सेट 6 देखना है, सभी स्टूडेंट को बोलें जो भी स्टूडेंट सेट 6 देखना चाहते हैं उसके लिए यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर लेना है, ताकि जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास है। और सभी स्टूडेंट एक बार जम के एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ
सेट 6 लाए या ना लाए ये आपसे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इस पे से हम बंद कर देंगे। सेट 6 से आगे लाएंगे, आप सब कमेंट कीजिएगा तभी लाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है क्या, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। या तो आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपया में आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, जो कि जिसमें आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ 100 रुपये में मात्र मिलेगा। 100 रुपया कोई ज़्यादा रुपया नहीं है, अगर लेने वाले आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। 100 रुपया मात्र है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करके इस नंबर से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।